नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का ना जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो आप लोगों को क्लास क्रमांक फर्स्ट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का जो 15 क्वेश्चन है वो कराया था और 15 क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, तो उसको आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही अब क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है ना उसमें लगभग 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न जो है ना वो कूट में ही पूछा जाने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना एकमात्र तरीका है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना तो उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी इस प्रकार की जो प्रश्न है वो बनेगा। और सोचोगे ना कि इस प्रकार के प्रश्न क्यों नहीं लाते हो, तो मैंने अपने पिछले क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। इस प्रकार की जो कूट वाली जो प्रश्न रहता है ना वो किसी भी बुक में उतना रहता नहीं है। जो लोग ना क्वेश्चन छांटते हैं वो खुद इस प्रकार की जो प्रश्न होता है वो तैयार करते हैं अपने से। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को घुमाया जा सके, ताकि जिन लोग ना अच्छे पढ़ें केवल वही इस प्रकार के प्रश्नों को बना सके। तो इसीलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो उन्हीं लोग बनाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को जितना भी टॉपिक रहेगा ना उसको विस्तार पूर्वक डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होगा, तभी अच्छे से आप लोगों का इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो बन पाएगा। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। सोचोगे इस प्रकार से कूट वाली प्रश्न रहेगा तो मुश्किल होता है, कोई भी बुक में दिया नहीं रहता है। जो भी बुक में दिया रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही क्या करते हैं, छाप देते हैं, तो उसमें मिलता है। अदरवाइज नया क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर के हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न क्रमांक 71 को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों का दर्शाता है। पहला आप लोगों को दिया गया है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालीन सक्रिय भागीदारी। दूसरा उदाहरण स्थापित करना। तीसरा मान्यताओं को परखने की इच्छा। चौथा गलतियों को स्वीकार करना। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए बी और डी। ऑप्शन बी सी और डी। ऑप्शन सी ए सी और डी। या ऑप्शन डी ए बी सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा, इसमें कोई भी प्रीवियस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद खुद से आप लोग आंसर ले सकते हो अपने साइंस ऑफ ह्यूमर के बेस पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्ति को दर्शाती है। तो शिक्षक की जो शक्ति को दर्शाता है वो बी हो जाएगा, उदाहरण स्थापित करना। मतलब कोई भी विषय जब वो पढ़ाता है ना तो उस विषय पर क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुत करके क्या करेगा, पढ़ाएगा। तो वो क्या होगा, तो वो उदाहरण स्थापित होगा, इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो ये उसकी शक्ति को दर्शाता है। दूसरा मान्यताओं को परखने की इच्छा। कोई भी अगर मान्यता है, कोई भी थ्योरी है तो उसको क्या करना, परखना, एक्सपेरिमेंट करने की जो इच्छा होता है ना, तो वो क्या होता है, इसमें उसकी जो शक्ति है ना जो एक शिक्षक है उसको दर्शाता है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डी गलतियों को स्वीकार करना। किसी भी प्रकार की अगर शिक्षक से गलती होता है तो उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, उसकी शक्तियों को क्या करता है, दर्शाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ई को कैसे गलत लिया गया है, संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालीन सक्रिय भागीदारी। जितने भी प्रकार की संस्था होते हैं उसके प्रबंधन में पूर्णकालीन सक्रिय भागीदारी बोला है। तो शिक्षक उसमें इन्वॉल्व तो होता है लेकिन पूर्णकालिक नहीं होता है। संस्थागत प्रबंधन कहने का मतलब यह है कि स्कूल में ना जितने भी प्रकार के अलग अलग संस्थाएं होते हैं ना तो उसके प्रबंधन में बोला गया है। तो इसमें पूर्णकालीन जो शिक्षक है ना उसकी भागीदारी नहीं होता है। जो स्कूल से बाहर जो ना बच्चों के उनके माता पिता होते हैं ना तो वो भी उनके सदस्य होते हैं, तो उनकी भी भागीदारी निश्चित होता है। तो इसीलिए इसको नहीं लिया गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी और डी ये तीनों को लिया गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न क्रमांक 72 जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग में फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, इसको पढ़ लेना प्रश्न क्रमांक 72 को। ठीक है, जो अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ ना, मतलब पूरा जो स्क्रीन में आया ना वैसे प्रश्न को आप लोगों को कराऊंगा। अदरवाइज मेरे को खुद देखते हुए ढंग से नहीं बनेगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो इसीलिए इसको ना ग्रुप में डाल दूंगा, इसका आंसर को भी ना, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़िए।
पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए एक प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब ना पावलोव द्वारा कुत्ते पर जो प्रयोग किया था ना उसको सीक्वेंस में आप लोगों को जमाना है। पहला करके दिया है भोजन प्रदान करना, दूसरा बिना भोजन के लार टपकाना, तीसरा दिया है घंटी बजाना और चौथा घंटी बजाना और भोजन ना देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये जो क्वेश्चन है अपने पिछला जो क्लास लिया हो ना आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, सी, ए, बी, डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए करके दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज जमाते हैं। सबसे पहला क्या है, घंटी बजाना होगा और उसके बाद दूसरा जो होगा वो भोजन प्रदान करना। तो पहला घंटी बजाना, दूसरा भोजन प्रदान करना और उसके बाद तीसरा जो होगा ना वो हो जाएगा आप बिना भोजन के लार टपकाना, इसमें तीसरा ले लिया गया है। और उसके अलावा चौथा जो लिया गया है वो घंटी बजाना और भोजन ना देना, इसमें चौथा ले लिया गया है। इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसमें ना एक त्रुटि है। ये जो प्रश्न है उसमें एक त्रुटि है, ये बता दूं कैसे त्रुटि और क्या त्रुटि ये बताऊं ना। तो मैंने आप लोगों को जब पावलोव का थ्योरी पढ़ाया था ना कुत्ते पर तो क्या पढ़ाया था इसको जानिए। सबसे पहला पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, एक पिंजड़ा लिया था और पिंजड़ा में एक कुत्ते को बंद कर दिया था बांध करके। और वो क्या करता था, सुबह होता था ना तो सुबह सबसे पहले एक घंटी बजाता था और घंटी बजाने के कुछ टाइम बाद ना कुत्ते को भोजन देता था। शाम को ठीक वैसे ही करता था, एक घंटी बजाया और घंटी बजाने के कुछ टाइम बाद उसको भोजन देता था। ऐसे ही करते करते एक हफ्ते तक की वो कंटिन्यू किया और एक दिन उन्होंने क्या किया, घंटी बजाया और उसको भोजन नहीं दिया। तो कुत्ता क्या हुआ, बेचैन हो गया क्योंकि उनको लगा कि अब घंटी बजाए मेरे को खाना मिलेगा। तो कुत्ता बेचैन होकर इधर उधर ऐसे घूमने लगे और घूम करके उसके मुंह से क्या हुआ, लार टपकने लगा क्योंकि वो कंटिन्यू क्या करता था, घंटी बजने के बाद भोजन मिलता था, सुबह भी वैसे शाम भी वैसे। तो उनके माइंड में ये आ गया था कि अब घंटी बजाए मुझे भोजन मिलेगा। तो इसलिए क्या किया, वो इधर उधर घूमने लगा और उसके मुंह से क्या निकलने लगा, लार टपकने लगा। तो ये सीक्वेंस में एक चीज़ गलत ये है कि ये ऑप्शन में ना डी जो है ना वो पहले आता उसके बाद भी आता, क्योंकि इस ऑप्शन में बाकी इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग नहीं लेंगे। ये भी उल्टा दिया है, ये भी उल्टा दिया और तीनों उल्टा दिया है, केवल ऑप्शन नंबर डी में होता। तो त्रुटि है, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली तो छोड़ नहीं सकते ना। तो इसी को क्या लेते, ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट लेते। इसमें अगर करेक्ट सिचुएशन को बताऊँ ना तो करेक्ट इसमें क्या होता, तो इसमें सबसे पहले आता कि घंटी बजाना पहले आता, दूसरा में होता भोजन प्रदान करना दूसरा होता, तीसरा जो होता वो तीसरा में ना घंटी बजाना और भोजन ना देना ये तीसरा में आता, और चौथा जो होता वो आप बिना भोजन के लार टपकना ये चौथा में आता। लेकिन ना हो सकता है ये प्रिंट मिस्टेक होगा, इसके वजह से ना ऐसा लिया गया है और व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर डी को ही लिया गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, डी को ही लेंगे। ठीक है, बाकी को देखोगे तो सी इधर दिया है तो इसको थोड़ी ना लोगे जी। ये सीक्वेंस में करेक्ट बैठ रहा है, मात्र ये दो वाला जो ऑप्शन है ना शुरू का वो थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही करेक्ट लेंगे। ठीक है, आप लोग ये जो सीक्वेंस है ना कि घंटी बजाना, भोजन प्रदान करना, घंटी बजाना और भोजन ना देना और लार टपकना, तो ये सीक्वेंस को आप लोगों को याद रखना है। जो कहानी मैं बताया हूँ उसे आप लोगों को ज़्यादातर याद रखना है, तो अच्छे से आप लोगों को क्या होगा, बन पाएगा इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को ध्यान से पढ़िए। मनोवैज्ञानिक व उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कॉलम ए करके दिया है और कॉलम आप लोगों को दूसरा करके दिया है। इसमें देखो ई एल थार्नडाइक, दूसरा आई पी पावलोव और तीसरा बी एफ स्किनर और चौथा कोहलर करके दिया है। और उसमें पहला इसमें दिया है सीखने का सूझ का इनसाइट सिद्धांत, दूसरा ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत, तीसरा प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, चौथा क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। और चौथा करके नीचे में आप लोगों को चारों ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको क्या करना है, इसके आंसर को ना छांट करके लेना है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ये बताना है आप लोगों को। आप लोग पहले ये जो थ्योरी दी है ना उसको ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद पेन और कॉपी में क्या करो, इसका आंसर को ना मिलाते हुए चलो। उसके बाद क्या करो, ये जो तरफ है ना इस तरफ को देखो और फिर आप लोगों को क्या करना है, आंसर लेना है। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक देख लो, उसके बाद फिर आप लोग आंसर लीजिएगा। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, एक तरफ इसमें ना कॉलम पहला दिया है, कॉलम दूसरा दिया है, दोनों को मिलाते हैं और कॉलम फर्स्ट में ना विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम दिया है और दूसरा तरफ में उसका जो सिद्धांत है उसको दिया है। तो सबसे फर्स्ट में जानते हैं E.L. थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप लोगों को पहले ही मैं बताया था ना कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा I.P. पावलोव। तो I.P. पावलोव ने क्या दिया है? तो I.P. पावलोव ने क्या दिया है? तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर ने क्या दिया है? उन्होंने ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत दिया है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और चौथा कोहलर। तो कोहलर ने क्या दिया है? तो कोहलर ने ना सीखने का सूच का सिद्धांत दिया है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में चाहो ना तो आप लोग नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज़ आपके ना PDF में डाल दूंगा, मतलब व्हाट्सअप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन अलग है? ऑप्शन ए प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, ऑप्शन बी उचित संचार, ऑप्शन सी तानाशाही शिक्षक या ऑप्शन डी परामर्श केंद्र। तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी तानाशाही शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन अलग है? तो कक्षा में समूह संबंध को सुधारने में जो अलग होगा ना वो तानाशाही शिक्षक अलग हो जाएगा, क्योंकि तानाशाही शिक्षक का मतलब क्या होता है जी? जो अपना शासन चलाए, अपने ही बात को मनवाए तानाशाही तरीके से, तो ये इसमें एकदम डिफरेंट हो जाएगा। बाकी प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक ये क्या है? एक जो कक्षा है, एक जो शाला है उसकी विशेषताएं हैं, उचित संचार भी उसकी विशेषताएं हैं, परामर्श केंद्र भी उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन तानाशाही एकदम हट के अलग हो जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यान से पढ़िए। जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेते हैं तब इसे कहे जाते हैं। ऑप्शन ए प्रासंगिक सीखना, ऑप्शन बी प्रेरणा द्वारा सीखना, ऑप्शन सी साम्भिप्राय सीखना या ऑप्शन डी खुशी से सीखना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए प्रासंगिक सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेते हैं तब इसे कहा जाता है। तो जब कोई छात्र कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है उसको बिना किसी उद्देश्य के और ना या इच्छा के ही सीख लेते हैं ना तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को ध्यान से पढ़िए। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना, ऑप्शन बी शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान का विस्मरण करना या ऑप्शन डी पूरी कक्षा को सम्मिलित करना। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है। तो छात्र केंद्रित जो कक्षा है वो व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करने के लिए होता है। छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा पूरे छात्र को पढ़ाना और छात्र जो है ना वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के ना उसके मन में अगर किसी भी प्रकार के सवाल आते हैं ना तो उस सवाल को बिना किसी डर के ना शिक्षक से डायरेक्टली वो पूछ सके। तो इस प्रकार की जो वातावरण होता है ना वो छात्र केंद्रित जो कक्षा है वो कहलाता है। जो एक शिक्षक होता है वो ना अच्छा वातावरण बना के रखते हैं ताकि सारे जो बच्चे वो सीख पाए और जो भी मन में उनके डाउट होना है, किसी प्रकार की सवाल करना हो तो बिना डरे शिक्षक से उस प्रकार के सवाल जो छात्र है वो कर पाए। तो इस प्रकार की जो माहौल होता है उसको छात्र केंद्रित कक्षा कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। मैकडूगल ने बालक की 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों व उनके संबंध संवेग का वर्णन किया है। प्रमुख 5 संबंध संवेग को क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको ये अलग अलग 5 संवेग दिया है, उसको आप लोगों को ना क्रम वाइज जमाना है कि पहला कौन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन आएगा, ये जमाना है। पहला करके दिया है वात्सल्य, दूसरा करके दिया है क्रोध, तीसरा घृणा, चौथा कष्ट और पांचवा भय। अब आपको ना इन पांचों जो संवेग दिया है उसको जमाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, मैकडूगल नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताए हैं और उनके जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है ना, तो उसमें से 5 प्रवृत्ति को दिया और ये 5 प्रवृत्ति को क्या करना है, आप लोगों को क्रम वाइज जमाना है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि विलियम मैकडूगल ने ना 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए हैं। मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि ना हंसना, रोना, क्रोध, ये जो है ना इमोशन हम लोगों का जितना है ना, वो इमोशन को ना 14 प्रकार की प्रवृत्तियों बताए हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो विलियम मैकडूगल है वो। तो इसको कहला कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज जमेगा? तो सबसे पहला देखो जो आएगा वो भय। एक बालक छोटा रहेगा ना, वो सबसे पहला क्या आता है, भय आता है, डर आता है। तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा, क्रोध आएगा। भय के बाद जो डर लगेगा वो क्या होगा, क्रोध में बदल जाएगा, जो दूसरा होगा वो। तीसरा क्या आएगा, तो तीसरा घृणा हो जाएगा, तो ये तीसरा फॉर्म में आ जाएगा, तीसरा जो घृणा है वो। चौथा में वात्सल्य, मतलब उसका जो प्रेम है ना वो आ जाएगा चौथा में। और पांचवा जो आएगा वो कष्ट हो जाएगा अंतिम में। तो ये जो सीक्वेंस है ना, चाहो तो आप लोगों को याद रखना, और ये हमेशा याद रखना है कि विलियम मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए हैं। और मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि हम लोगों के अंदर जो जो इमोशन होता है ना, वो सारे को क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और मूल प्रवृत्ति कहने का मतलब ये होता है और भी कि ना बालक में ना जो जो शुरुआती में जो इमोशन आता है, जैसे किसी स्ट्रेंजर को, अनजान को देखने के बाद उसके मन में भय आता है, भय है, उसके बाद अगर अचानक कोई अनजान उसको पा लेता है ना, मतलब उसको पकड़ लेता है, तो वो क्या आता है, वो क्रोध में बदल जाता है और रोने लगता है डर से भी। तो इन सारे जो अलग अलग इमोशन जो प्रकट करता है बालक ना, उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढालने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना। ऑप्शन बी, बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना। ऑप्शन सी, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। या ऑप्शन डी, फीडबैक मांगना और अपने दृष्टिकोण को लगातार समायोजित करना। तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढालने का पहला कदम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अपने शब्द में समझाऊँ ना, तो मान के चलो अगर आपने ना कोई नया जगह जा रहे हो, नया जगह में आप क्या कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, मान के चलो, ठीक है। तो नया जगह में अगर आप पढ़ने जा रहे हो, तो उस नया जगह में क्या क्या आप लोगों से चुनौती आएगा, ये पहले से आप लोग क्या करोगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके उस जो बदलाव है ना नया जगह में जाने का और पढ़ने का, तो उसे क्या करोगे, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ना उसको बदलाव को क्या करोगे, स्वीकार करोगे कि जो भी बदलाव आएगा, जो भी चैलेंज आएगा, मैं क्या करूँगा, उसको डट करके सामना करूँगा और मैं क्या करूँगा, उसको उसको ना सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कोई भी समस्या आएगा उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आप में ये सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा कि नहीं, और कोई भी बदलाव आएगा उसको स्वीकार कर लूँगा, ये आप लोग सोचोगे पॉजिटिविटी में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है। ऑप्शन ए, अनुप्रयोग का नियम। ऑप्शन बी, उपयोग का नियम। ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। या ऑप्शन डी, संतुष्टि का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रयोग का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है। तो ये जो नियम है ना वो अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ना प्रश्न
क्रमांक 65 से लेकर के 70 तक की 5 जो क्वेश्चन है ना वो नहीं कराए हूँ, तो वो 5 क्वेश्चन को ना पूरा पीडीएफ में ना डाल दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। मतलब यह है कि पूरे के पूरे जो 30 प्रश्न है ना आप लोगों का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसे मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो पूरा का पूरा उसका आंसर उसमें दिया गया है। तो वहाँ से कम एक बार पढ़ करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा ना आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 80 तक की जो 30 प्रश्न है ना तो उसे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और कम से कम एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे जाने का तरीका होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। नेक्स्ट में ना अब आप लोगों को 2024 का जितना भी प्रश्न है ना उसको अब ना कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते हुए चलूँगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। और चलिए बाकी जितना भी इसका जो क्वेश्चन है उसको मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तुरंत ही डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पूरा ना शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो ऐड होकर के, ठीक है। मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा।